मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, अपना कम्युनिटी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा। आज अपना कम्युनिटी एक्सपर्ट कुछ विशेष है क्योंकि इस बार बजट कुछ विशेष आया है। बजट जिसमें किसान के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया। उसके क्या मायने समझे जाए। इसके साथ ही धन धान्य योजना का क्या मतलब निकाला जाए और इसका सीधा फायदा किसानों को क्या मिलेगा। ऐसी कौन कौन सी और योजनाएं हैं जो किसानों को सीधे तौर के ऊपर पे फायदा पहुंचाने वाली हैं। इस बजट के अंदर पिटारे में से निर्मला सीतारमण जी के क्या निकल करके आया है, ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही साथ ये भी हमारी जानने की कोशिश होगी कि इसका कितना फायदा देश के किसानों को होने वाला है। क्या इस बजट के बाद देश दालों के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा? क्या खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर हो जाएगा? क्या कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो सरकार ने योजना बनाई है वो कितनी कारगर होगी? मखाना बोर्ड के क्या मायने हैं, ये सब हम जानेंगे और एक एक बात का हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान इस समय पर मौजूद हैं। अजय केडिया साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही कौस्तुभ भामरे साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका भी भामरे साहब स्वागत है। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले 10 वो बड़ी बातें जो बजट के अंदर में निर्मला सीतारमण ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कही, देश के किसानों के लिए कही। देश के किसानों को उन 10 बड़ी बातों में क्या फायदा नजर आता है, देखिए स्क्रीन पर। इसमें कोई दो राय नहीं कि बजट 2025 जनहितैषी, गरीब हितैषी, मध्यम वर्ग हितैषी बजट है। इस बजट में गरीबों, युवाओं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी पर फोकस रखने की बात करते हुए कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। कृषि के क्षेत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या क्या घोषणाएं कर रही हैं, आइए डालते हैं एक नजर। किसान क्रेडिट कार्ड से अधिक ऋण मिलेगा। बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इस फैसले से 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसानी से लोन प्राप्त होगा, जो उनके कृषि कार्यों को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना के ऐलान से देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा फायदा। राज्यों के साथ केंद्र सरकार ये योजना चलाएगी, जिसके तहत देश के 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। मछली पालन करने वालों के लिए बड़ा ऐलान। सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों में मछली पालन क्षेत्र की पैदावार को बनाए रखने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाया जाएगा। अनुसंधान उच्च पैदावार बीजों की 100 से ज्यादा किस्मों को किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना होगी। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए असम में यूरिया संयंत्र में उत्पादन शुरू किया गया है। इसमें 12.78 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। मखाना बोर्ड किसानों को देगा प्रशिक्षण सहायता। साथ ही मखाना बोर्ड गठन होने से मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को भी फायदा होगा। बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा।
दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की होगी शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन। केंद्र सरकार खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू करेगी। निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया है। कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी को बढ़त मिलेगी और देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत होगा। देश का 2025-26 का ये बजट, जिसके अंदर में किसानों के लिए ही नहीं, एसएमई सेगमेंट के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए और इसके साथ साथ में ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट्स के लिए बहुत कुछ है। 4 इंजन निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर बताए कि एग्रीकल्चर इसमें से पहला एक ऐसा इंजन है जो देश की आर्थिक स्थिति को रफ्तार देने वाला है। निश्चित तौर के ऊपर पे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश का ये जो बजट आया है इसमें किसानों के ऊपर पे काफी ध्यान दिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पे काफी ध्यान दिया गया है। उसको अब समझते हैं कि इसके मायने क्या निकल करके आएंगे। अजय जी, मैं पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगा, चूंकि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर पे लिमिट को इंक्रीज किया गया है 3 लाख से 5 लाख रुपए, इसको यहां पर किया गया है। इससे तकरीबन 7 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होने वाला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर के ऊपर पे जो उनका इनपुट लेने की जो कॉस्टिंग बढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्रेडिट की लिमिट को इंक्रीज किया गया है कि इनपुट के अंदर में आपका डीजल का प्राइस बढ़ा है, खाद के प्राइस बढ़े हैं, फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़े हैं, रहन सहन बढ़ा है, तो उसको देखते हुए 2 लाख रुपए की एक सालाना एक लिमिट इंक्रीज कर दी गई। बजट को किस नजर से देखते हैं, एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिहाज से किस नजर से देखते हैं, और जो लिमिट को इंक्रीज किया गया है इसको किस नजर से देखते हैं? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल अच्छा फोकस, एग्री फोकस बजट हमने इस बार आते हुए देखा है। हमने देखा पिछले कुछ सालों से एग्री प्रोडक्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट डोमेस्टिक मार्केट में जिस ढंग से बजट इस बार आया है ये क्लियर कट एक फोकस रहा है एग्री के लिए। खास करके अगर हम क्रेडिट लिमिट की बात करें तो बहुत रिक्वायरमेंट थी पिछले 5 सालों में। हमने चाहे इनपुट्स, एग्री इनपुट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसे में अगर ये लिमिट बढ़ती है तो डेफिनेटली फार्मर्स को एक प्रोत्साहन मिलता है और कहीं ना कहीं इनपुट्स के अंदर और एक हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी मिल जाती है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा स्टेप रहा है। सेकेंडली हमने देखा गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है वो डेफिनेटली लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज़्यादा रहा है और मुझे लगता है कि ये जो क्रेडिट लिमिट है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा एक हम बोल सकते हैं सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज पिछले 2-3 सालों में जो हमने कॉस्टिंग बढ़ते हुए देखी यहाँ पे फार्मर जूझ रहा था, बट अब मुझे लगता है इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ देगा। एडिशनल 7 करोड़ फार्मर्स तक ये पहुँचेगी और इसका बेनिफिट मिलता रहेगा ग्राउंड फ्लोर पर। भामरे साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन बजट को लेकर के, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बड़ी फोकस रखी गई हैं। एक ये कि हमारा जो डिपेंडेंसी है डीएपी को लेकर के, फर्टिलाइज़र्स को लेकर के, विदेशी बाज़ारों के ऊपर पे, उस आयात के ऊपर कट लगाने के लिए आसाम के अंदर में आपका एक फर्टिलाइज़र संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। दूसरा, ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी सरकार का तवज्जो है और इसके लिए 100 तरह के नए बीज किस्म वो डेवलप करने की बात यहाँ पर सरकार ने कही है। उसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या लगता है उससे क्या प्रोडक्शन के अंदर में इंक्रीमेंट आएगा, किसान की जेब के ऊपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दालों के ऊपर पे सरकार का फोकस है, क्या दालों के प्राइजेस ये माने कि आने वाले समय के अंदर में रिड्यूस हो जाएंगे? डिपेंडेंसी जो है विदेशी बाजारों के ऊपर पे क्या कम हो जाएगी? क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ये बजट ने निर्मला सीतारमण मैडम ने एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जैसे कि पहले कृषि विषय से हम केंद्र बिंदु जो है वो किसान, अन्नदाता की तरफ ये बजट फोकस करता है। सबसे पहले जैसे कि आपने बोला डीएपी,
तो जैसे कि हम सोचते हैं कि अब जियोपॉलिटिकल टेंशन देखा जाए तो डीएपी की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत उससे हो रही है। तो डीएपी के मामले में हम लोग अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस है जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके बाद जो ऑर्गेनिक के ओर के जब हम देखते हैं तो जैसे कि वहाँ पे फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और वैम मतलब माइकोराइजा, ये इस तरीके से अगर किसान डीएपी को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जब देखता है तो ये डीएपी के मामले में हमें अच्छा असर दिखा सकते हैं माइकोराइजा और सिंगल सुपर फॉस्फेट। जब हम बात करते हैं कि ये दोनों क्या ऑर्गेनिक हैं या एज अ पेस्टिसाइड ये प्रयोग होते हैं? जी, माइकोराइजा और फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया ये बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छा, जो किसान अपने ज़मीन में, ये गुड बैक्टीरिया? या दिस आर द गुड बैक्टीरिया। ओके। इसका उपयोग करने से लागत भी कम होती है और सुरक्षात्मक प्रतिबंधन किसान अपने खेत के लिए कर सकता है और उसकी आय बढ़ सकती है। अच्छा, तो इस पे कॉस्ट पे भी कोई इफेक्ट आता है? जी, कॉस्ट मतलब अगर फर्टिलाइज केमिकल के बदले में अगर हम ऑर्गेनिक या फिर इंटीग्रेटेड वे में अगर इसको मैनेज करते हैं तो पेस्टिसाइड रेसिड्यू का जो सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी आ रही है वो भी कम हो सकती है। और केमिकल के मामले में ये माइकोराइजा और फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो सर्वत्र अवेलेबल है, हाँ। उसकी कीमत भी कम है। हाँ, अजय जी, इस बजट के अंदर में कुछ निराशा भी हाथ लगी होगी आपके, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद थी कि वायदा कारोबारों के अंदर में शायद कमोडिटीज़ को वापस लाया जाए, एग्री कमोडिटीज़ को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए। क्या लगता है आपको, ये अभी एक्सटेंड कर दिया गया है? उम्मीद तो थी कि 31 जनवरी तक की डेडलाइन थी, 1 फरवरी को बजट आना है, तो 1 फरवरी को शायद ये अनाउंसमेंट भी हो जाए कि वायदा कारोबार के बीच के अंदर में जो बैन एग्री कमोडिटीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल सुरेश जी, मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा एक तरह का सेटबैक था, लेकिन अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि जैसे हमने 2021 से देखा था जब ब्लैंकेट बैन लगता था, हाँ। तो हम बोलते थे 1 साल का बैन लग गया, 2 साल का बैन लग गया, लेकिन दिसंबर में जब डेडलाइन कंप्लीट हो रही थी तब हाँ। हमने देखा 1 महीने का एक्सटेंशन हुआ और अब चलिए 2 महीने का हुआ। बट कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। देखिए, एक चीज़ तो ये क्लियर हो चुका है 2021 में जिस कारणवश हमने देखा ये बैन होता हुआ दिखाई दिया, एक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्पेकुलेशन बढ़ रहा है, बट आज हम ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में जो कमोडिटी फ्यूचर में नहीं है वहां पे भी हमने ये तेजी आती हुई देखी और ग्लोबल मार्केट ने भी इस चीज को फेस किया है। तो ये समझ में आता है एसएनडी मतलब सप्लाई और डिमांड की वजह से मार्केट में तेजी और मंदी आती है, ना कि स्पेकुलेशन कहां बनता है जहां कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने चाहे पल्सेस की बात करें चाहे ऑयल सीड, पिछले 2 सालों में अगर हम देखें एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें या सोयाबीन की बात कर लेते तो आज एमएसपी के काफी नीचे। तो ऐसे समय में फार्मर है, स्टॉकिस्ट है, जो वीसीपी, इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात यह है कि माल है हमारे पास और भाव टूट रहे, तो हेज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोग एग्री बिजनेस से शिफ्ट हो रहे। इवन पल्सेस की अगर बात करें, पीली मटर के इंपोर्ट के चलते हमने देखा सभी पल्सेस के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आई। एक चीज़ अच्छी जरूर है, बट जो वीसीपी इसमें जुड़े हुए, फार्मर जुड़े हुए, अब चिंता उनकी तरफ आ चुकी है, क्योंकि जो लागत का कॉस्ट है वो भी नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि अगर ये ऑप्शंस अवेलेबल होता कि हेज कर सके फ्यूचर्स एक्सचेंज पे, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक विन विन होता है। नो डाउट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी। मेरा इस पे काउंटर क्वेश्चन ये है कि निश्चित तौर के ऊपर पे अब हेज की जहां तक बात आती है, हेज तो ट्रेडर करना जानता है, फार्मर तो जानते ही नहीं है। फार्मर का पार्टिसिपेशन ही 0.01% भी नहीं है एक्सचेंजेस के ऊपर पे, तो उसको कैसे बेनिफिट होगा? देखिए, आज जब हम शेयर बाजार की भी बात करते तो उसको करीबन 30 साल लगा जब हम देख रहे हैं कि सभी के पार्टिसिपेशन बढ़े। आज इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, वर्ल्ड के हिसाब से भी हम देखें तो काफ़ी किसान हैं। नो डाउट ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है, जो गवर्नमेंट कर रही है, एजेंसीज कर रही है, सेबी, एक्सचेंजेस, एफपीओ, गवर्नमेंट में या हम बोल सकते हैं पीएम मिशन ही है कि हम एफपीओ को और ज़्यादा सक्षम बनाएं। तो जिसके चलते आज एफपीओ के माध्यम से नाबार्ड भी आगे आया है, ऑप्शंस अब लॉन्च चुके हैं। जब फार्मर बीज डालता है तब वो देखता है कि सोयाबीन का भाव 5,000 रुपया है, लेकिन विडंबना ये है जब हार्वेस्ट करता है तब भाव 4100 हो जाता है। तो यहाँ पे फार्मर ऑप्शन के जरिए इंश्योरेंस जैसे हम लेते हैं वैसे पुट लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को इंश्योर कर सकता है कि कल को अगर भाव में गिरावट आती है तो हम
कहीं ना कहीं जो फ्यूचर एक्सचेंजेस है वो वहाँ पे उसको सपोर्ट कर पाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही चीज़ बताई है कि पार्टिसिपेशन अब तक ना के बराबर है, लेकिन जो कोशिश की जा रही है इसमें और ज़्यादा आज चैनल के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से इसमें पेनिट्रेशन करने की ज़रूरत है। बट मुझे लगता है कि अगर ये एक्सचेंज पे अवेलेबल रहता है तो ना कि फार्मर, जबकि स्टॉकिस्ट है, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, सभी के लिए ये विन विन है और एक तरह का हेज मैकेनिज्म, क्योंकि जो ट्रेडर्स भी है वो ये देखता है कि मुझे प्रॉफिट तेजी मंदी से नहीं बनाना है, मुझे प्रॉफिट ऑपरेशन से बनाना है और ऑपरेशन से प्रॉफिट बनाने के लिए हेजिंग मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे सा कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मंडियों पर और कौन सी कमोडिटी पर इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। ब्रेक के उस पार हमारे साथ एक और गेस्ट जो हैं वो जुड़ेंगे, आजादपुर मंडी के जाने माने चेहरे जितेंद्र खुराना हमारे साथ मौजूद होंगे। लहसुन पर भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो टूटता हुआ लहसुन है, क्या ये जो बजट आया है ये इसको संभालेगा। ब्रेक के उस पार। पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और इस दरमियान हमारे साथ में आजादपुर मंडी से जाने माने चेहरे और लहसुन के जो किसान हैं उनके हर दिल अजीज जितेंद्र खुराना जी भी इस समय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हो गए हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। जितेंद्र जी, मैं आगे एक्सपोर्ट के डाटा की तरफ जाऊं, पहला रिएक्शन आपका जरूर लेना चाहूंगा। बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? सर, बहुत बढ़िया है, स्वागत योग्य बजट है। कहीं भी हमारे को लगता है कि इससे आम जनता को तो फायदा हुआ ही हुआ है। मेरा फोकस थोड़ा किसानों की तरफ ज़्यादा रहता है। जी जी। तो उसमें कुछ और पॉइंट्स की उम्मीद थी। मसलन जैसे मैं शुरू से सर कहता आ रहा हूँ, तकरीबन 8 साल हो गए कि इसमें अगर हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर दें, जो कृषि मंत्रालय और किसान के बीच की जो खाई है ना, ये दूर हो जाए थोड़ी। जैसे जैसे भाई साहब बैठे हैं हमारे साथ जैविक खाद के लिए, ये साहब बैठे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट्स। आपको तो मनचंदा जी पता है, मैं पिछले 8 साल से इस चीज़ पे लगा हूँ कि हर कमोडिटी का एक पैनल बनना चाहिए जी, जिस पैनल में किसान भी इन्वॉल्व हो, ट्रेडर भी इन्वॉल्व हो, एक्सपोर्टर भी इन्वॉल्व हो, साथ में अपने कृषि मंत्रालय के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हो। उस प्रोडक्ट को हर साल हर फसल पे हम एनालाइज कर सके कि ये फसल ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है तो इसको हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचें, कम है तो क्यों कम है। पहला मुद्दा आता है कम क्यों है, क्योंकि फसल पे मेहनत पूरी हो रही है। अब वो कम है क्यों, उस पर वो एनालाइज करें। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं कि वो होना चाहिए, अब ज़्यादा है फसल, अब उसको उठा के किसान के पास इतना ना तो साहब समय है। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम क्या है, किसान पे समय नहीं है कि वो उसको सोच भी पाए कि इस फसल को मैं इसका रीट्रांसफॉर्मेशन किस में कर दूं। मैं इसका, जैसे हम लहसुन पे आ जाएं, प्याज पे आ जाएं, कि मैं इसका तेल बनाऊं या मैं इसका फ्लेक्स बनाऊं। हिंदुस्तान के 80% किसानों को गार्लिक और अनियन के बता दो, उनको यही नहीं पता गार्लिक फ्लेक्स क्या होता है, गार्लिक पाउडर क्या होता है। जब 2 रुपये किलो चीज़ आती है तो आदमी कहता है कि वो किसान तो बेचारा फेंकने में मजबूर था। 3 साल पहले हम सब ने देखा है, कहीं हमने वीडियोस देखे हैं। उस टाइम में अगर उनको ये ज्ञान होता कि नहीं भैया इसको फेंको नहीं, आपकी मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत से आपने उपजाया,
इसको उठा के हम इसका रूप बदल देते हैं। मतलब कि उनको वो गाइड करने के लिए एक पैनल होना चाहिए हर कमोडिटी का, हर चीज़ पे। यहाँ पे इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके ऊपर पे सरकार ने कहा है R&D सेक्शन को भी डेवलप करने की और स्ट्रेंथन देने की बात यहाँ पर सरकार ने बजट में कही है। इसके साथ साथ जो आपने बात इंफ्रास्ट्रक्चर की कही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में धनधान्य जैसी जो स्कीम सरकार लेकर के आई है और 100 अलग नए किस्म के जो बीज हैं उसको भी डेवलप करने की बात की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बात की है, वेयर हाउसिंग डेवलप करने की बात की है, गाँव में वेयर हाउसिंग सेगमेंट को जो है डेवलप करने की यहाँ पर सरकार ने बात की है कि वहाँ पे पंचायत की जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर पे वेयर हाउस बनाया जाए ताकि किसान जो है अपनी क्रॉप को वहाँ पर तरीके से रख सके। ये सारी चीज़ें सरकार ने यहाँ पर बजट के अंदर में कही हैं। एक नज़र डाल लेते हैं हम एक्सपोर्ट की फिगर्स के ऊपर भी कि एक्सपोर्ट के फिगर्स क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार एग्री जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर में हमने इजाफा देखा है। आप देखिए 2019-20 के अंदर में जो कृषि का जो एक्सपोर्ट था वो तकरीबन 2,36,000 करोड़ डॉलर का था, जो कि 2023-24 के अंदर में बढ़ करके 3,500 करोड़ डॉलर का हो गया। यानी कि एक करीब माना जाए 1,500 डॉलर करीब अमूमन ये देखा जाए लगभग 80% के आसपास का ग्रोथ यहां पर देखने को मिला है। लगभग डबल के बराबर पहुंचने वाला है। 4 से 5 साल की ये ग्रोथ स्टोरी है और सरकार का जो अगला टारगेट है, चूंकि सरकार ये मान करके चल रही है कि अभी ये जो 24-25 का जो साल गया है इसमें तकरीबन 4800 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट होगा और ये 2030 तक बढ़ाने की कोशिश है। 100 अरब डॉलर तक लेकर के जाने की कोशिश है। 10,000 करोड़ डॉलर पर ये लेकर के जाने की सरकार की कोशिश है। इसके साथ ही अगर मैं यहां पर पिछले 5 साल के सेगमेंट वाइज अगर एक्सपोर्ट के ऊपर पे नजर डालें तो 2023-24 के अंदर में जो मोटे अनाज थे उनका जो एक्सपोर्ट हुआ है 780 करोड़ डॉलर का हुआ है। 23-24 में जो दालें हैं, हालांकि दालें हमारे यहाँ पर इंपोर्ट होती हैं, हमारी डिपेंडेंसी दालों के ऊपर सबसे ज़्यादा है, लेकिन बाहर से इंपोर्ट करने के बाद में उसको प्रोसेस करके जो एक्सपोर्ट किया गया वो तकरीबन 45,000 करोड़ डॉलर का यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है। माफ कीजिएगा 45 करोड़ डॉलर का, 45 करोड़ डॉलर का वो एक्सपोर्ट हुआ है। और एडिबल ऑयल जो एक्सपोर्ट किए गए हैं वो 103 करोड़ डॉलर के एक्सपोर्ट किए गए हैं। हालांकि हमारी दोनों के ऊपर पे डिपेंडेंसी है। एडिबल ऑयल मिशन को भी सरकार ने इसी वजह से चालू किया है। इस बजट के अंदर में अनाउंसमेंट की है कि अगले 6 साल के अंदर में 5 से 6 साल के अंदर में भारत को एडिबल ऑयल में इंडिपेंडेंट करना है, सक्षम करना है, आत्मनिर्भर करना है। इसके साथ ही दालें जो कि बाहर से इंपोर्ट होती हैं, तकरीबन 50% से ज़्यादा दालें हम बाहर से आयात करते हैं। हमारी पूरी डिपेंडेंसी दालों को लेकर के विदेशी बाज़ारों के ऊपर पे है। इसको भी यहाँ पर कर्ब करने की कोशिश की गई है। दालों का मिशन जो है उसको भी यहाँ पर हरी झंडी दी गई है। इसके साथ ही कपास का जो मिशन है, कपास उत्पादन के अंदर में इजाफा लाने का जो मिशन है उसको भी यहाँ पर हरी झंडी दी है और मखाना बोर्ड को भी यहाँ पर हरी झंडी दी है। अजय जी, दालों की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, दालों को लेकर के अब ओवरऑल सिनेरियो क्या नजर आता है? देखिए, सरकार को लगा कि इस साल दालों का प्रोडक्शन जो है वो कम है, हमारी डिपेंडेंसी विदेशी बाजारों के अंदर ज़्यादा है, दालों के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो सरकार ने करीब 30 लाख मीट्रिक टन पीला मटर वो बात विदेशों से आयात किया है, पोर्ट्स पर पड़ा हुआ है, इस समय पर स्टॉक अवेलेबल है। दूसरा, तकरीबन 10 लाख मीट्रिक टन चना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होकर के आ रहा है। इसको किस नज़र से देखा जाए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और ये जो बजट के अंदर में सेल्फ सफिशिएंट होने की बात की गई है कि पल्सेस के अंदर में हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बने बल्कि हम निर्यातक भी बने, और ये निर्यातक हम बन भी चुके थे। 2017-18 के अंदर में हमने दालों का निर्यात करना शुरू कर दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम वापस से इंपोर्टर कंट्री हो गए?
बिल्कुल, अगर पल्सेस की अगर बात करें तो पल्सेस के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है। बिल्कुल, जो आपने 2017-18 की बात की, हम सेल्फ सफिशिएंट थे, बट कोविड के बाद से ही हमने देखा जो प्रोटीन इंटेक है वो भी बढ़ा है और डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्शन नंबर है वो हमारे सामने है। पीली मटर के इंपोर्ट के चलते हमने देखा पूरे ही पल्सेस के प्राइजेस में काफ़ी बड़ा हमने फॉल आते हुए देखा। जैसे अभी आपने बताया ऑस्ट्रेलिया से भी माल आ रहा है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सबसे पहला उनका मिशन यही है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट, जो आज हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, चाहे हम ऑयल सीड की बात करें चाहे पल्सेस की बात करें, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, बफर स्टॉक बनाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। तो उस पर डेफिनेटली काम करा। इस बार इस बजट में ये सुनने में भी आया है कि पल्सेस के ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का ध्यान है इस वक्त, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पॉलिसी में जो चेंजेस है या ड्यूटी के ऊपर हमने देखा है, ये कहीं ना कहीं ट्रेड्स में थोड़ा मुझे लगता है कि एक अनसर्टेनिटी जरूर डाल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि इस चीज़ को स्टेबलाइज करे। और मुझे लगता है कि जो ग्रोइंग के लिए फार्मर्स को जो सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट इस बार कर रही है। सेकेंडली, जो अभी हमने इससे पहले पैनल पर डिस्कशन कर भी रहे थे क्रॉप को लेकर, मुझे लगता है वैल्यू एड ये एक हमारे यहाँ पे इस बार बजट में मिसिंग रहा है। हमने देखा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे बात कर रहे हैं, बट मैं काफ़ी एग्री प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मैंने देखा कि आज भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पा रहे। उदाहरण के तौर पर अगर हम धनिया की बात करते हैं तो मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो धनिया की साबुन, धनिया की शैम्पू, धनिया के फेस वॉश की बात करें तो ये इनोवेशन, जैसे गार्लिक की बात चल रही थी, तो गार्लिक में आज हमने काफ़ी अच्छे काम देखे हैं कि गार्लिक पेस्ट है, गार्लिक ऑयल है, बट हमें ज़रूरत है कि गार्लिक का जो यूज़ केस है वो लोगों तक लेके आए। जब धीरे धीरे हर कमोडिटी के ये जागरूकता अगर मार्केट में आती है तो इसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो जब हम देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ा, आज चाइना सबसे बड़ा गार्लिक का हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर है और आज इंडिया डंप होने की जैसी सिचुएशन पे, तो ऐसे टाइम पे जब यूज़ केस बढ़ेंगे, वैल्यू एड बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे प्राइस में स्टेबिलिटी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है पल्सेस का केस पे हम जो बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान दिया है इस पर, लेकिन एक समय लग सकता है, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि सप्लाई अच्छी है, इसकी वजह से प्राइस पे दबाव अभी भी कंटिन्यू रहेगा। दबाव यहाँ पर कंटिन्यूएशन में रह सकता है। वित्त मंत्री का निर्यात को लेकर के, एक्सपोर्ट्स को लेकर के क्या कहना है, चलिए उन्हें भी सुन लेते हैं। MSME को दूसरे इंजन के रूप में। अब मैं MSME के दूसरे इंजन के रूप में आगे बढ़ती हूँ, जो MSME की संख्या 5,70,00,000 पर ध्यान केंद्रित करते हुए विनिर्माण और सेवाओं को शामिल करता है। वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME 7,50,00,000 लोगों को रोजगार देते हैं और हमारे विनिर्माण का 36% उत्पन्न करते हैं, जो गुणवत्ता उत्पादों के साथ भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एकजुट हुए हैं। इन MSME की गुणवत्ता उत्पादों के साथ ये हमारे निर्यात का 45% जिम्मेदार हैं। उन्हें पैमाने की उच्च दक्षताओं, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए सभी MSME के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना किया जाएगा। यह उन्हें वृद्धि करने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने का आत्मविश्वास देगा। भारत कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में हर साल नई ऊंचाइयां छू रहा है। उत्पादन के मामले में पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। एक जमाना था जब हमें घरेलू जरूरतों का अनाज भी विदेशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं और हमारे किसान कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। आज बहुत सारी फसलों की उपज घरेलू खपत से कहीं ज्यादा है। ये सरप्लस उपज ही निर्यात को 4 चांद लगा रही है। किसी भी वस्तु का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अच्छा स्रोत है। कृषि इस मामले में शानदार भूमिका निभा रही है और उसे विस्तार भी दे रही है। 2023-24 के दौरान भारत से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का निर्यात 3,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचा है। 2019-20 में यह महज 2,036 करोड़ डॉलर था। अलग अलग फसल समूहों की बात करें तो 2023-24 में अनाजों का कुल निर्यात 780 करोड़ डॉलर, दलहनी फसलों का 45 करोड़ डॉलर और तिलहन का 103 करोड़ डॉलर रहा।
2023-24 के दौरान भारत ने करीब 5,94,000 टन दालों का निर्यात किया। भारत में चूंकि दालों की बहुत ज्यादा खपत है, इसलिए सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद हमें दालें आयात करनी पड़ रही हैं। 2023-24 में दालों का कुल आयात 47,38,000 टन रहा। 2023-24 में लहसुन का निर्यात भी शानदार रहा। इस दौरान भारत ने 73,950 टन लहसुन दूसरे देशों को भेजा, जिससे 44,118 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। कुल मसालों की बात करें तो 2023-24 में इनका निर्यात 15,40,000 टन रहा, जिससे रिकॉर्ड 4,464 लाख डॉलर की कमाई हुई। भारत चावल, गेहूं और दूसरे अनाजों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक बाजार में भारी मांग भारतीय अनाज उत्पादों के निर्यात के लिए बेहतरीन माहौल बना रही है। पाँच करोड़ से ज़्यादा MSME, उस पर भी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। गुणवत्ता, प्रोड्यूस की गुणवत्ता, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज एग्री के अंदर में आ रहा है वो है गुणवत्ता। आपके जो प्रोड्यूस हैं, जो आपके कृषि उत्पाद हैं, वो विदेशी धरती पर पिटने का वजह क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Is good. गन्ना किसानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गुड़ के साथ दो मेजर चैलेंज हैं, सफाई, हाइजीन, क्वालिटी। मेरा नाम मानस सेठ है। मेरे स्टार्टअप का नाम गुड़ग्राम है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। बजट के बाद में कौन सी फसल किस किसान को ज्यादा फायदा देने वाली है, कौन से कृषि एक्सपोर्टर्स जो हैं, एग्री जो एक्सपोर्टर्स हैं, किनको फायदा होने वाला है, इस पर चर्चा जारी है। कौस्तुभ साहब, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज हम देख रहे हैं इंडस्ट्री के बीच के अंदर में, और पिछले साल हमने ये चैलेंज बड़ी काफ़ी पेनफुल भी रहा बहुत सारे एग्री जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए, कि आपके विदेशी धरती के बीच में जब प्रोड्यूस पहुंचते हैं तो वो जहाँ करके वहाँ पिटते हैं। वजह एक निकल करके आती है, वो है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड को लेकर के जो गुणवत्ता की यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने बात की कि गुणवत्ता के लिए भी MSME यहाँ पर जिम्मेदार रहे और उसको भी ध्यान में रखा जाए, तो वो गुणवत्ता सिर्फ आपका अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर पे नहीं एप्लीकेबल होती, वो एग्री प्रोड्यूस के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है जिसको किसान उगा रहा है। अब किसान जब एग्री प्रोड्यूस को उगाता है तो उस पर नाना प्रकार की दवाइयों का छिड़काव भी करता है। मसालों के अंदर हमने इशू देखा, चावल के अंदर हमने इशू देखा, फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर इशू देखा, 2020 में या 22 के अंदर में ग्रेप्स के अंदर हमने इशू देखा, वो आपके रिजेक्ट हो गए वहाँ पर सैंपल के पूरे कंटेनर ही वहाँ पर रिजेक्ट हो गए क्योंकि आपके स्टैंडर्ड सेट नहीं। तो उसके ऊपर भी तो काम करने की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल, मैं ये चीज़ को जोड़ना चाहूँगा जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदलाव में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहले देश और प्रादेशिक एक डाइवर्जन था रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, लेकिन आज अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक जिलांतर्गत भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, ठीक है। 60 से 70% डिस्ट्रिक्ट आज भी ड्राई है और 20 से 30% डिस्ट्रिक्ट में आज रेनफॉल अवेलेबल है एक स्टेट में, या ठीक है। तो ये बात होती है, इसका रेजिस्टेंस बिल्ड होता है। जैसे कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है तो कोई जो पेस्ट है और डिसीजेस है वो रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू करते हैं अपने एग्जिस्टिंग केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स पे। अच्छा, तो जब ये केमिकल्स के ऊपर रेजिस्टेंस बिल्ड होता है तो किसान जो 2 ml, 5 ml, 10 ml जो कोई दवाइयाँ लगती है उसका प्रमाण बढ़ा देता है। आज आप देखोगे तो पहले जितना केमिकल और डोज लगता था आज किसान उसका दुगना यूज कर रहा है और इतना यूज करने के बावजूद
उसको असर नहीं मिल रहा है। 2 गुना नहीं, मैंने तो कई किसानों को देखा वो 4-4 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग करता है। बिल्कुल इसका असर ये होता है कि जब हमारा निर्यात होती है तब वहाँ पे मॉलिक्यूल डिटेक्शन आते हैं, केमिकल डिटेक्शन आते हैं, ठीक है, और हमारा कंटेनर रिजेक्ट होता है। जैसे कि आपने अभी बात की तो 2014 में भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था, 2022-23 में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। नासिक के और सांगली के जो महाराष्ट्र के जो फार्मर्स है, ग्रेप फार्मर्स, उन्होंने अपने कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किए थे और एक मॉलिक्यूल था आइवरमेक्टिन, ठीक है, उसका डिटेक्शन आ गया। इसका रीज़न ये था कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नहीं था, तो इसके कारण यहाँ पे उसकी जो टेस्टिंग फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल नहीं थी। यूरोप में जाने के बाद हमें पता चला कि आइवरमेक्टिन का डिटेक्शन आ रहा है। अच्छा, और फिर वहाँ के यूरोपियन यूनियन ने हमारे संस्थाओं को, भारत के संस्थाओं को जब बताया, तब यहाँ पे वो डिटेक्शन जैसे फाइंड आउट करना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट हुआ। और फिर अभी हम एक रिवर्स मैकेनिज्म की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। मतलब पहले यहाँ पे टेस्टिंग होके वहाँ पे जाने के पहले ही यहाँ पे सारे टेस्ट हो जाने चाहिए, एमआरएल सेट होने चाहिए जी। रिवर्स मैकेनिज्म हो रहा है, पहले अपना प्रोड्यूस वहाँ पे जा रहा है और वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे डिटेक्शन है और किसान को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात मैं इस पे कहना चाहूँगा कि ऐसे मौके पे किसान जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये वरदान है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हमें केमिकल के साथ साथ बायोलॉजिकल, जैविक हम प्रक्रिया यूज कर सकते हैं। जहाँ पे किसान को लगता है कि सिर्फ केमिकल से हमारी जो फसल है वो बच सकती है, तो ऐसा नहीं है। केमिकल के साथ साथ हम लोग बायोलॉजिकल भी केमिकल्स जो है वो यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल में जैसे 2 कॉम्बिनेशन में अगर हम यूज करते हैं तो वो भी अच्छा है, और इसके कारण अपनी जो रेसिड्यूज की जो दिक्कत आ रही है वो होती नहीं है। आपको जितनी मात्रा में आपके बॉटल के पीछे, कोई भी उत्पाद के बॉटल के पीछे जितनी मात्रा में लिखी गई है, उसी मात्रा में, उसी डोज में किसान ने अप्लाई करना चाहिए। और किसी आपकी कृषि विज्ञान केंद्र है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, उनके परवानगी के सिवाय आप कोई भी केमिकल्स का जो डोज है वो बढ़ाना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर पे, हालांकि ये मालूम तो किसान को भी है कि उन्हें ICAR में जाना चाहिए, कृषि वैज्ञानिकों से बात करनी चाहिए, जो समस्या आई है उसके बारे में पूछना चाहिए, लेकिन वो जाता है पेस्टिसाइड वाली दुकान के ऊपर पे और दुकानदार जो दे देता है वो छिड़कता है। जितेंद्र जी, लहसुन क्रॉप आ रही है जी, मैंने कहा फ़ायदा उठा लें, आपका स्टूडियो में आए हैं आप, तो क्या लगता है, प्राइजेस तो काफ़ी नीचे आ गए हैं। बिल्कुल सर, और अभी और भी यहाँ से जमीन छूते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि क्रॉप साइज भी अच्छा है। हाँ जी, और एक्सपोर्ट डिमांड्स भी थोड़ी सी श्रिंक हुई हैं, गिरी हैं। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को किस तरीके से देखा जाए? एक तरफ तो सरकार का जो बजट आया है वो किसानों की फेवर में है, लेकिन अगर क्रॉप के प्राइस ठीक नहीं मिलेंगे तो फिर किसान तो वहीं रह गया। सर मैं वही बता रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया बात भाई साहब ने बोली है, जैविक खाद के में जी बात घूम के वहीं आ रही है। मैं लहसुन में भी बात करूँगा, ये पॉइंट मेरे को बहुत बढ़िया लगा। बात घूम के वहीं आ रही है कि अगर ये पैनल मौजूद हो हर कमोडिटी पे, तो उसको उस दुकान पे जाने की जरूरत ना पड़े पेस्टिसाइड वाली कि भाई मेरे को इसको ज़्यादा डालना है कम डालना है। ये पैनल हर कमोडिटी का हर एरिया में मौजूद हो तो पैनल गाइड कर सकता है कि भैया नहीं, अब इसको ऐसे यूज़ करना है हमने। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ आती है, वो पैनल डिसाइड करता है, पैनल बताएगा, आपको गाइड करेगा कि हमारे को जैविक की तरफ मूव होना है, ना कि पेस्टिसाइड्स की तरफ मूव होना है। क्योंकि किसान की मेहनत तो वहीं की वहीं जीरो हो रही है। वो कोई भी चीज़ उगा रहा है, उसको नहीं पता इस केमिकल का असर कितना ज़्यादा आएगा या ये एक्सपोर्ट लायक प्रोडक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको नहीं पता बेचारे को। तो अगर ये पैनल्स मौजूद होंगे हर प्रोडक्शन सेंटर्स पे, तो इनका असर हमारी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत बड़ा पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लहसुन के ऊपर। तो लहसुन सर 2 गुना फसल है, अभी तक कोई बीमारी नहीं लगी, प्रभु की कृपा है। और हमारे अंदाजे से ये 40 से 100 पे घूमता रहेगा, 40 रुपये किलो से 100 रुपये किलो के आसपास घूमता रहेगा। यानी इस बार 40 रुपये टच करेगा? बिल्कुल आएगा, 40 रुपये टच करेगा। हाँ, ऑलरेडी है, है ऑलरेडी है, 40 से 100 टच करेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है
कि इस बार एक्सपोर्ट की तरफ मूवमेंट होनी चाहिए। अगर यहीं पे घूम के फिर मैं उसी बात पे आया था पैनल पे, अगर ये पैनल हो तो ये पैनल से किसान डरेगा नहीं। उसको पता है कि मेरा माल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है कि जी हमारा माल स्टॉक है ना, हम अभी नहीं बेचते। हम जो सरकारी वो है जो बता रहे हैं अपने कि वो पंचायती ज़मीनों पे वो बना रहे हैं, वेयर हाउस टाइप बना रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके माल रख सकता है। पैनल गाइड कर सकता है कि भैया कोई नहीं, आप सुखा के इसको अभी रख दो, और इसको अगर एक्सपोर्ट लायक माल है तो पैनल हैंड टू हैंड उसको चेक करवाएगा। एक्सपोर्ट लायक माल है उसको कहेगा आप इसको स्टॉक करो, और जो एक्सपोर्ट लायक माल नहीं है उसको कहेगा ठीक है आप ये इसको बेचिए आप। भाई यहाँ पे किसान मेहनत उतनी कर रहा है, उससे ज़्यादा कर सकता है। जो हम एक्सपोर्ट का निर्यात का डाटा देख रहे थे सर, 3500 तो बहुत छोटा सा आंकड़ा है। हमारा विजन है 35,000 करोड़ डॉलर का, और हमारा किसान सक्षम है। मैं बार बार बोलता हूँ किसान सक्षम है, उसमें काबिलियत है, वो मेहनत करनी जानता है, उसको साथ नहीं मिल पा रहा, उसको गाइडेंस नहीं मिल पा रही। जहां सरकार एक कदम नीचे आएगी, पूरा सरकार का पूरा प्रयास है, वो चाह रहे हैं, जैसे एक परिवार होता है उसका जो पिता होता है वो 101% चाहता है कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें। सरकार चाह रही है कि वो खुश रहे, बट पूरी चीज पहुंच नहीं पा रही। अब देखिए ब्यूरोक्रेट्स पे इतना समय नहीं है कि वो नीचे जाके गाइड करें, उन पे ऑलरेडी लोड बहुत है। गाइड कौन करेगा? सर पैनल बनाने चाहिए, इसमें पैनल बनने चाहिए जिसमें कांग्रेस अपना किसान का भी एक आदमी हो, उधर से ट्रेडर्स हो, इधर से एक्सपोर्टर हो, इधर से जैसे भाई साहब मैं पहली बार मिला हूँ, हमारे को पता ही नहीं है ना, जब हमारे जैसों को नहीं पता किसान को बेचारे को क्या पता होगा। तो ऐसे पैनल्स पे चीजें होनी चाहिए। इसमें एक और इशू आता है कुछ, तो आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं। ये अगर हमें सॉल्व करना होगा तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs है, इसके माध्यम से हम लोग ये कर सकते हैं, जिससे के कारण हमें जो टेक्निकल नो हाउ जो हमें सेंट्रलाइज करनी पड़ती है, किसान तक पहुंचानी पड़ती है, तो FPO ये एक उत्तम माध्यम है। सेकेंड बात ये कहना चाहूँगा इसके ऊपर कि सक्षमता और आत्मनिर्भरता की बात ये बजट के दौरान ही होती है। ये जब बात किसान के ज़मीन पे फील्ड पे होगी तब ये एक्चुअली इसका इम्पैक्ट हमें कृषि क्षेत्र में दिखेगा। देखिए अगर हम पीछे थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएं तो गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर भी हम विदेशी बाज़ारों पर ही निर्भर कर रहे थे। तब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ग्रीन रेवोल्यूशन ने सारी तस्वीर बदल दी। आज हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं चावल के, और इसके साथ साथ में गेहूं की अगर हम बात करें उसके भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो सेल्फ सफिशिएंट भी हुए हैं। सरकार, जैसे आप ग्रेप्स की अगर बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से आप आते हैं, ग्रेप्स को देख लीजिए, ग्रेप्स की पहले क्या क्वालिटी थी, आज क्या क्वालिटी है, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट्स आई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसके बीच के अंदर में काम किया। अजय भाई, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि एडिबल ऑयल सेगमेंट जिसके ऊपर पे पाम ऑयल एक मिशन सरकार ने ऑलरेडी कंटिन्यूएशन के अंदर में किया हुआ है, और मुझे लगता है कि इस साल या नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल वो पाम के जो पेड़ लगे हैं भारत के अंदर में वो तेल देना शुरू कर देंगे, उससे कितना असर आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्या डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में वो पाम से क्या हम सेल्फ सफिशिएंट की तरफ बढ़ेंगे? क्या पाम ऑयल प्रोडक्शन के अंदर में इंक्रीमेंट लेकर के आना देश में, क्या वही हमें सेल्फ सफिशिएंट बना सकता था? क्या हमें मस्टर्ड या पीनट या सनफ्लावर या अदर जो तिलहनी फसलें हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी? अब सोयाबीन के किसान जो हैं वो थोड़ा सा प्रेशर के अंदर में दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए क्या विकल्प होगा? और एडिबल ऑयल मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हो? बिल्कुल सुरेश जी, मुझे लगता है कि देखिए आज से 5-7 साल पहले
हम देखते थे कि खाली तेल हम खाते थे, बट अब तेल खाते भी हैं और जलाते भी हैं। जिस ढंग से हमने देखा ग्लोबल मार्केट में बायोफ्यूल, क्योंकि कच्चे तेल में जो अनसर्टेनिटी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं कोई भी इकोनॉमी कच्चे तेल की अनसर्टेनिटी से ग्रो नहीं कर सकता है। तो हमने पास्ट के 5 सालों में देखा है कि कच्चा तेल काफ़ी नीचे भी गया, तो ऊपर में $130 भी देखा गया है। तो अब बायोफ्यूल पे सबकी निगाह है, और जब से बायोफ्यूल का ट्रिगर चालू हुआ है, तब से हमने देखा कि BMD CPO या पाम ऑयल की बात करें, इसकी खपत खाने के तौर पे भी है और जलाने के तौर पे भी है। और इंडिया की अगर विडंबना देखें तो आज हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसका मोर देन 70% हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस चीज़ को भापा है और ऑलरेडी इस पे स्टेप इन कर लिया है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया कि अगले 1-2 सालों के अंदर हम प्रोडक्शन करने के कैपेबल रहेंगे, लेकिन खाली हम पाम ऑयल के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा, बिकॉज आज हमारे इंडिया में एक स्टेट अलग अलग कंजम्पशन है। चाहे हम तिल की बात करें, चाहे हम रायडे की बात करें, तो हर तरीके से हमारे कंजम्पशन है, तो वहाँ पे भी फोकस करना चाहिए। कमिंग ऑन सोयाबीन, अगर सोयाबीन की बात करें तो आज सबसे बड़ी विडंबना है फार्मर्स के लिए कि जब वो एक कोई बीज उगाता है, बीज डालता है सोइंग के समय में, तब वो भाव देखता है कि 5,000 है, मुझे MSP का भी एक सपोर्ट मिलता है, लेकिन आज प्राइजेस 4,200-300 के तरफ पहुँचता है, तो किसान का भी जो मनोबल है वो टूट जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डेफिनेटली, देखिए कोई भी चीज़ जब इंडिया पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इंडिया जोग्राफिकली बहुत ही बड़ा है और ग्राउंड लेवल पे आते आते समय लगता है, लेकिन अब ये एक हम बोल सकते हैं युद्ध स्तर पे काम करना होगा। नहीं तो फार्मर जिस ढंग से अभी, चाहे वो कपास का फार्मर हो, चाहे पल्सेस का फार्मर हो, चाहे ऑयल सीड का, सभी जगह से मार खा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आज सोयाबीन में भी हमने देखा कि प्राइजेस आज MSP के काफ़ी नीचे आ चुकी है। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, भावांतर करके योजना है, काफ़ी चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है, बट अभी भी जो एक अच्छा प्राइस मिलना चाहिए उस पर फार्मर को नहीं मिल पा रहा है। तो डेफिनेटली एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स भी गवर्नमेंट के प्रायोरिटी नोटिस पे है और उस पर काम भी किया जा रहा है, बट हाँ इम्प्लीमेंटेशन को जो जोग्राफिकली बड़ा होने की वजह से समय लग रहा है। सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद क्या सोयाबीन के किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे? तिलहनी जो फसलें लगाने वाले किसान हैं, क्या उनको भी अच्छे दाम मिलेंगे? ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।